Hello, my dear students. We are going to study about natural phenomena today, which is lightning and thunder. And I am Abhay. If you like my video, then let me know. I will make more videos for you all. Come on, let's study about lightning and thunder. Okay, students, now let's start. Have you ever wondered how light occurs during thunderstorm? The phenomena of lightning is caused by flow of electric charges in the atmosphere. It occurs because of a massive flow of electric charge from one cloud to another or from a cloud to the ground. क्या आपने पहले कभी सोचा है कि ये थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग जो होती है ये क्यों होती है और कैसे होती है? ये जो हमारी लाइटनिंग की फेनोमेनन है ये मैसिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण होती है। जैसा कि इस चैप्टर में पहले बताया गया है, कोई भी बॉडी को तीन तरीके से चार्ज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो है वो है हमारा फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब किया जाता है तो इसका कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो पहले ये बॉडी न्यूट्रल थी, ये भी बॉडी न्यूट्रल थी। जैसे इन दोनों बॉडी को एक दूसरे से रब किया गया, इसका कुछ चार्ज इसमें फ्लो हुआ, जिसके कारण एक बॉडी इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो जाती है। जैसा हम लोग जानते हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जब नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ फ्लो होते हैं तो दूसरी बॉडी को भी नेगेटिवली चार्ज्ड कर देते हैं। दैट मीन्स ये प्रोसेस होता कैसे है, लेट अस अंडरस्टैंड। जैसा कि हम लोगों को पता है कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और उसके आसपास एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी भी एटम के अंदर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, राइट? इसका मतलब अगर किसी एक बॉडी में, किसी एक एटम में नेगेटिव चार्ज अगर कम हो जाती है, घट जाती है, तो वो बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज अधिक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 नेगेटिव चार्ज हैं और 8 प्रोटॉन हैं तो 8 पॉजिटिव चार्ज है, राइट? अगर इसमें से एक नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाल दिया जाए तो उसके अंदर 7 नेगेटिव रह जाएंगे और 8 पॉजिटिव। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 1 होगा। इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज अधिक हो जाएगा। दैट मीन्स जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाएगा। अंडरस्टूड? लेकिन जो इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर से निकला वो किसी ना किसी दूसरे एटम में प्रवेश किया होगा। प्रवेश करने के कारण, फॉर एग्जाम्पल, जिस एटम में वो प्रवेश किया उसके अंदर 4 प्रोटॉन थे और बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, तो उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पॉजिटिव चार्ज 4 था और नेगेटिव चार्ज भी 4 था। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आया उसके कारण से नेगेटिव चार्ज एक और बढ़ गया। दैट मीन्स अब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है नए वाले एटम में? 4, लेकिन नेगेटिव चार्ज कितना है? 5। इसका मतलब नया वाला एटम क्या हो गया है? नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया है। तो ऐसे ही फ्रिक्शन से कोई दो बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। अंडरस्टूड? तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है। ये पहला तरीका है जिससे किसी एक बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। दूसरा तरीका जिससे हम लोग किसी एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं वो है हमारा कंडक्शन। मतलब अगर किसी एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट है और कोई एक दूसरा बॉडी है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, वो कैसा है? वो न्यूट्रल है। अगर इस बॉडी को इससे टच कराएंगे, यानी कि ये बॉडी अगर इससे टच होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर फ्लो हो जाएगा, या फिर अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता
तो ये इसके अंदर फ्लो हो जाएगा। तो पहले से ये पॉजिटिवली चार्ज था तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा नया वाला बॉडी, अगर ये नेगेटिवली चार्ज था तो नया वाला बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अंडरस्टूड। तीसरा तरीका जिससे किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं वो है इंडक्शन। ओके, इंडक्शन। इंडक्शन किसको बोलते हैं समझाते हैं। देखिए, अगर कोई एक बॉडी मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, कोई एक दूसरा बॉडी है उसको हम बहुत नज़दीक लेके जाते हैं, बहुत नज़दीक, लेकिन टच नहीं कराते हैं। क्या करते हैं, इसके बहुत नज़दीक लेकर जाते हैं। जैसे ही इसको बहुत नज़दीक लेकर जाएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा इसके अंदर। इसी प्रोसेस को हम लोग इंडक्शन कहते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। We know that like charges repel each other and unlike charges attract each other. That is why the positive charge present in the body induces negative charge in the body which has become closer to the positively charged body. This is called induction. ठीक ऐसा ही कुछ हमारे लाइटनिंग के प्रोसेस में या फिर थंडरस्टॉर्म के टाइम में होता है। कैसे होता है हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, व्हेन क्लाउड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर द फ्रिक्शन with the surrounding air causes charges to develop on them. The magnitude of the charge increases as the cloud continues to move. Let us understand. क्या होता है कि जब ये क्लाउड्स इधर से इधर या फिर इधर से इधर मूव कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में जो नीचे में एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये एयर मॉलिक्यूल्स नीचे में जो प्रेजेंट हैं वो इससे रब होते हैं। क्लाउड क्या होता है, इससे रब होता है और इस रबिंग होने के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन होता है। और जैसा कि मैंने बताया, फ्रिक्शन के कारण चार्जेस डेवलप होते हैं। तो ये क्लाउड और एयर के फ्रिक्शन की वजह से क्लाउड के अंदर नेगेटिव चार्ज जो कि नीचे में डेवलप हो जाता है और ऊपर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर क्यों डेवलप होता है और नेगेटिव चार्ज नीचे क्यों डेवलप होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। Generally, we all know that positive charge develop above the cloud or upper part of the cloud and negative charge develop down the cloud or lower part of the cloud. This happens because the amount of air present below the cloud is much larger as compared to the amount of air present above the cloud. We know that जो ज़्यादा है, नीचे में अमाउंट ऑफ एयर ज़्यादा प्रेजेंट है, उसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स एयर से क्लाउड की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे ये क्लाउड की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं तो जो एयर है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो क्लाउड के अंदर गए हैं वो नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं क्लाउड के पार्टिकल्स को। दूसरी रीज़न भी है इसकी। दूसरी रीज़न क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जब क्लाउड के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द क्लाउड, तो अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है तो एक तो पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिवली चार्ज होगा। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो अबव की ओर राइज हो जाते हैं बिकॉज दे हैव लिटिल बिट लाइटर इन वेट। दैट मीन्स जब एक चार्ज किसी बॉडी के अंदर से दूसरे बॉडी में जाएगा तो ये थोड़ा हल्का हो जाएगा। जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा वो थोड़ा हल्का हो जाएगा और जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है वो थोड़ा भारी हो जाएगा। तो भारी चीज़ तो ऑटोमेटिकली नीचे रहता है ना, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमेशा क्लाउड के नीचे पार्ट में रहते हैं और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमेशा क्लाउड के ऊपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज क्लियर व्हाई नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर डाउन द क्लाउड एंड व्हाई पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर अबव द क्लाउड। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। क्या बोल रहा है देखिए, यूजुअली द लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड कैरीज अ नेगेटिव चार्ज while the upper part of the cloud, upper part carries a positive charge.
I have made you all understand about why the lower part of the cloud carries negative and why the upper part of the cloud carries positive. अब क्या हुआ कि लोअर पार्ट ने नेगेटिव चार्ज को डेवलप कर लिया है और अपर पार्ट ने पॉजिटिव चार्ज को डेवलप कर लिया है. ओके, when the large clouds with upper part carries positive charge, when large clouds with negatively charged lower part passes over the electrically neutral ground, a positive charge is induced on the ground. क्या होता है कि जैसे ही ये क्लाउड्स मूव कर रहे होते हैं एक डायरेक्शन की ओर, वेट, ओके, यस, जैसे ये क्लाउड्स इधर से इधर मूव कर रहे होते हैं, इस कंडीशन में ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड क्लाउड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्राउंड पे, यानी कि अब तक ग्राउंड, ये मैं इस फिगर से अच्छे से समझाता हूँ. जब ये क्लाउड्स जनरली अपने मोशन में होते हैं, ऐसे चल रहे होते हैं, तो नीचे में तो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स पहले से प्रेजेंट है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन एयर एंड क्लाउड पार्टिकल्स एंड ऑल्सो बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द क्लाउड इटसेल्फ. मतलब क्लाउड के फ्रिक्शन से और क्लाउड एयर के फ्रिक्शन से नीचे में नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं. अब तक ये जो ग्राउंड है हमारा, ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है. लेकिन जैसे ही ये मूव करते हैं क्लाउड, तो क्या होता है, जो मैसिव अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है वो हमारे क्लाउड के हमारे ग्राउंड के ऊपर अपने मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट चार्ज को डेवलप कर देता है थ्रू इंडक्शन, यानी कि चार्ज इंड्यूस हो जाता है. तो जो इंडक्शन होगा वो कौन सा चार्ज होगा, चूंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इसीलिए क्लाउड के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण ग्राउंड में एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा. अब जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है और यहाँ पे पहले से नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो अब डिफरेंस हुआ ना इन नेगेटिव और पॉजिटिव में. लेकिन हमें क्या पता है कि एयर तो इंसुलेटर है. क्या है, इंसुलेटर है. एयर तो अलाउ नहीं करेगा इस नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास जाने को. तो फिर कैसे फ्लो ऑफ चार्ज होगा. नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड. सी, as air is an insulator, it does not allow these charges to flow. ये चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ. पॉजिटिव जो ग्राउंड में है और नेगेटिव जो लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड में है उसको तो फ्लो होने नहीं देगा एयर. तो कैसे होगा, तो फ्लो तो करवाना है ना, क्योंकि थंडर स्टॉर्म तो तभी होगा ना जब ऊपर से क्लाउड बिजली को नीचे भेजेगा. मतलब जब तक बिजली गिरेगी नहीं तब तक थंडर स्टॉर्म कैसे होगा. तो थंडर स्टॉर्म होने के लिए बिजली को गिराना जरूरी है. चलिए थोड़ा गिराते हैं बिजली. देखिए, हाउएवर व्हेन द डिफरेंस ऑफ द चार्ज बिटवीन टू एडजेसेंट क्लाउड or cloud and the ground becomes very large, the insulation of air breaks down and electrons flow through air to neutralize this charge difference. क्या होता है कि जैसे ही ये जो चार्ज के बीच का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे हो जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में. ये डिफरेंस जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, when the difference between the two adjacent cloud, या तो क्लाउड के बीच में या फिर क्लाउड एंड ग्राउंड के बीच में बहुत बढ़ जाता है, तो ये तो खुद को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा ना. न्यूट्रलाइज करने के मतलब पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज होगा. जैसे कि डिफरेंस बढ़ता है तो ये न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है. उस कंडीशन में एयर का जो इंसुलेशन है, एयर जो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, वो इंसुलेशन टूट जाएगा, ब्रेक्स डाउन हो जाएगा. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बिकम्स वेरी लार्ज, द इंसुलेशन ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन एंड द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू एयर टू न्यूट्रलाइज दिस चार्ज डिफरेंस. जब ये चार्ज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एयर का इंसुलेशन टूट जाता है और ये बिजली नीचे की ओर ट्रैवल करने लग जाती है, यानी कि फ्लो हो जाती है. दिस जनरेट्स अ ह्यूज इलेक्ट्रिक स्पार्क.
See, this generates a huge electric spark in the sky and observed as lightning. और यही जो फ्लो ऑफ चार्ज ऊपर से नीचे की ओर होती है या क्लाउड से क्लाउड के बीच में होती है, ठीक है, या तो ऊपर से नीचे ग्राउंड की ओर या फिर क्लाउड से क्लाउड की ओर, जब फ्लो ऑफ चार्ज होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा या फिर यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों में से अगर कोई भी एक होगा तो कभी कभी हम देखते हैं ऊपर में ही बिजली चमकती है और कभी कभी बिजली को नीचे गिरते हुए देखते हैं। तो नीचे गिरती है तो फिर वो क्लाउड के नेगेटिव चार्ज ग्राउंड के पॉजिटिव चार्ज के साथ न्यूट्रलाइज होते हैं, या फिर अगर क्लाउड के बीच में हो रहा है तो क्लाउड के ही नेगेटिव चार्ज क्लाउड के ही पॉजिटिव चार्ज के साथ न्यूट्रलाइज होते हैं। तो इस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से हमें बहुत बड़ा स्पार्क देखने को मिलता है, बहुत बड़ा स्पार्क देखने को मिलता है, एंड इज ऑब्जर्व्ड एज लाइटनिंग। और इसी स्पार्क को हम लोग क्या कहते हैं? लाइटनिंग। लाइटनिंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ क्रैकिंग साउंड कॉल्ड थंडर। और उस लाइटनिंग की वजह से जो एक बहुत जबरदस्त क्रैकिंग साउंड होता है उसे हम लोग थंडर कहते हैं। समझ आया बच्चों? तो आई थिंक ये टॉपिक अब क्लियर हो चुका होगा। तो थोड़ा आगे जो कुछ भी बचा है उसको हम देख लेते हैं। As lightning is a high energy electric discharge, it possesses a great threat to human beings, animals, trees, and buildings. The temperature of lightning bolt is even higher than the surface temperature of the sun. क्योंकि ये बहुत हेवी अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो है, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो है, न्यूट्रलाइजेशन होता है इतना अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो कि उसकी वजह से ह्यूमन बींग्स को, एनिमल को, ट्रीज को, बिल्डिंग्स को बहुत ग्रेट थ्रेट यानी कि नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अंदर टेम्परेचर इतना होता है जितना कि हमारे सन के सरफेस के ऊपर भी नहीं होता है, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो इसकी वजह से जान माल की ज़बरदस्त हानि हो सकती है। तो हम लोग इससे बचते कैसे हैं? क्योंकि ये क्या कर सकता है? इट कैन किल लिविंग बींग्स, डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स, इवन काउज फायर्स। तो ये हमारे ह्यूमन बींग्स को भी मार सकता है अगर किसी के ऊपर लाइटनिंग गिरा, थंडर गिरा, डिस्ट्रॉय कर सकता है हमारे बिल्डिंग्स को, आग लगा सकता है। ये बहुत बहुत ही रिस्की चीज़ हुआ ना, इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे अर्थ के ऊपर, हमारे जान माल की हानि हो सकती है। तो इट इज़ देयरफॉर एडवाइज्ड to observe certain precautions during thunderstorm। तो ये एडवाइस किया जाता है कि थंडरस्टॉर्म के टाइम कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो जो भी प्रिकॉशंस लेना चाहिए इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज ये टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास मैं किसी और दिन क्रिएट करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच माय स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अभय and I am from Mahant Nagar near Bullet Showroom, and I teach in Convergence Academy Katihar. You can search for the name in Facebook and also in Instagram. Thank you very much. Goodbye.